नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी विद संगीता में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग भूगोल विषय में कक्षा 7 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। कृपया मेरे वीडियो को पूरा देखें तथा लाइक और शेयर कर दें। जो पहली बार देख रहा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। सीमा क्या थी, बहुत ज्यादा उत्साहित थी। ग्रीष्मकालीन की छुट्टी हुई थी तो वह हिमाचल प्रदेश के मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागौन के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार विशाल लंबे वृक्ष देखने लगे। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। तब उसको क्या पता चला कि वो शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। जैसे जैसे हम मैदानी एरिया से ऊंचाई की तरफ जाते हैं यानी पहाड़ी की तरफ जाते हैं तो जो वृक्ष होते हैं इनके आकार में और इनकी पत्तियों के आकार में चेंजिंग आती है। जैसे धरातल पे चौड़ी पत्ती वाले लंबे लंबे वृक्ष मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पे जाते हैं, पहाड़ी एरिया में जाते हैं, ठंडे प्रदेशों की तरफ, तो जो वृक्ष होते हैं वो शंक्वाकार होते हैं, यानी कि ऐसे होते हैं जिन जैसे बर्फ पड़े और वह सड़क के नीचे आ जाए। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे ऊंचाई में परिवर्तन होता है वैसे वैसे जलवायु में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है जलवायु में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है और जो वनस्पतियां होती हैं उनमें भी बदलाव देखने को मिलते हैं। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। इन घटकों के अंतर के कारण क्या होता है, जो वनस्पति होती है, प्राकृतिक वनस्पति होती है, उनकी सघनता और उसके प्रकार में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होते हैं, उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन
विकसित होते हैं। इन कारकों के कारण क्या होते हैं? सघन और खुले वन विकसित होते हैं। आओ कुछ करके सीखें। क्या अब आप बता सकते हैं कि चढ़ाई के साथ सलीमा ने प्राकृतिक वनस्पतियों में क्या परिवर्तन देखा? हिमालय में गिरिपाद से लेकर ऊंचाई तक सलीमा ने किस प्रकार की वनस्पति देखी? आओ कुछ करके सीखें। सलीमा की इस तरह जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहां पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों पर ध्यान दें एवं उन कारकों पर विचार करें जिनके कारण ये वनस्पतियां वहां पैदा हुई हैं। वृक्षों की कटाई, चराई, नगदी फसलों की खेती। नगदी फसल होती है जो व्यावसायिक कृषि होती है, उसी को हम नगदी फसल कहते हैं। निर्माण कार्यों आदि के रूप में इन क्षेत्र में अगर कोई मानव हस्तक्षेप हुआ है तो उसे लिखें। घास स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। जहां वर्षा क्या होती है? मध्यम होती है, ना ज्यादा अधिक होती है, ना ही कम होती है, तो वैसे क्षेत्र में घास विकसित होते हैं। कांटेदार झाड़ियां। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। जो हिमालय में वो यात्रा करने गई थी तो वहां से जो भी उसको एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ, वह अपने पापा से बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। तो उसके पापा जो थे वो महाद्वीपों के कई स्थानों पे जा चुके थे और उन्होंने उपध्रुवी प्रदेशों एवं शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियों, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ कष्ट वनों के बारे में कई अन्य जानकारी दी। तो उसके पापा जो थे वो कई स्थानों पे जा चुके थे, घूम चुके थे, तो वह विभिन्न स्थानों के वृक्षों के बारे में बताए कि उपध्रुवी में कैसा होता है, शंकुधारी होते हैं, फिर रेगिस्तान जो होता है वहां पे कांटेदार झाड़ियां होती हैं, आर्द्र प्रदेशों में घने और उष्णकटिबंधीय वृक्ष होते हैं, दृढ़ काष्ठ यानी लकड़ी होती है। इन वनों के बारे में और अन्य जानकारियां भी दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तब सलीमा को क्या हुआ? समझ में आ गया कि हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की क्या होती है? वनस्पति पाई जाती है, जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। जो हमें भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर मिलती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में जो बदलाव का मुख्य मेन कारण है वह जलवायु का क्या है? परिवर्तन है, जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण एवं वहां प्रवास वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करें। वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं।
काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आमनोस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल है कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। आप बता सकते हैं क्यों? अब यहाँ पे क्या दिया गया है, ब्राजील के जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वह इतने ज्यादा बड़े हैं कि उन्हें हम क्या कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। उसको हम पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। क्या आप जानते हैं एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मार और खा सकता है। जो एनाकोंडा है, सर्प की प्रजाति है, यह कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। जो मगरमच्छ जैसे बड़े जानवर को भी क्या करता है? मार सकता है और खा सकता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका में बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं उष्णकटिबंधीय, जो भारत में और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका में क्या होते हैं? पाए जाते हैं, बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। उन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वनों में साल, सागौन, नीम एवं शीशम है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं, जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, हाथी हो गई, गोल्डन लंगूर हो गया एवं बंदर आदि। शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिणी चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। कौन कौन से? बाज पाया जाता है, चीड़ पाया जाता है और यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। आओ कुछ करके सीखें। भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? उन राज्यों के नाम बताइए। भारत के अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? उन राज्यों के नाम बताइए और उन राज्यों के नाम बताइए भारत के अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं भारत में। अब यहाँ पे देखिए, ये बाघ दिया गया है चित्र में, गोल्डन लंगूर दिया गया है, फिर ये हाथी दिया गया है और ये शीतोष्ण सदाबहार वन का यहाँ पे चित्र दिया गया है। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। शीतोष्ण पर्णपाती वन उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड,
चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ है, बांज है, ऐस है, बीज है आदि। हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। फिजेंट तथा मुलान जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे शीतोष्ण पर्णपाती वन का फिगर दिया गया है। ये भूमध्य सागरीय वनस्पति। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पूर्वी पश्चिमी किनारे विभिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका एवं दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए, क्या आप जान सकते हैं भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढक लेते हैं। क्या करते हैं? स्वयं को ढक लेते हैं। उनकी टोपी, छाल एवं वनस्पतियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। उनकी जो छाल होती है एवं जो पत्तियां होती हैं वह क्या करती हैं? वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहते हैं? फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियों को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों यानी 50 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमाचल में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। आओ कुछ करके सीखें। अपने आसपास नरम तथा दृढ़ काष्ठ से बनी वस्तुओं पर ध्यान दें। अपने बड़ों से अपने आसपास के वृक्षों के नाम पता करें। क्या आप जानते हैं रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ? टैगा का अर्थ क्या होता है? शुद्ध होता है या अनछुआ रूसी भाषा में। घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। ये क्या होते हैं? किसी भी तरफ उग जाते हैं
और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पे दिया गया हिमाच्छादित शंकुधारी वन और ये है उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। शीतोष्ण घास स्थल ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण घास प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान प्रदेशों जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को चिन्हित करें। अब विश्व का जो मानचित्र है उसमें क्या करना है, जो रेगिस्तानी प्रदेश हैं उनको हम क्या करें, चिन्हित करें। तो आप लोग चिन्हित करेगा कि कौन कौन सा रेगिस्तान का एरिया है। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताइए जिन्हें आप पहले जान चुके हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है कि रेगिस्तान का नाम बताइए और भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम। तो वही है, थार है, थार का मरुस्थल है। और फिर विश्व में है वह सहारा है। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा एवं बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। इसे टुंड्रा प्रदेश की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं, सील है, वालरस है, कस्तूरी बैल है, ध्रुवी उल्लू है, ध्रुवी भालू है और बर्फीली लोमड़ी है। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। वृक्षों को काट करके क्या कर रहे हैं, जो वन है उनको साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थलीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते हैं। वनों को इस वजह से काट रहे हैं कि वहां पे क्या करेंगे, कृषि करेंगे और आवास बनाएंगे। इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे। सही बात है, अगर वनों को साफ कर दिया जाए तो जो वन में रहने वाले जीव हैं वो कहाँ जाएंगे। क्या ये वन पुनः वैसे ही बन पाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे? क्या आप सलीमा से सहमत हैं? अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं वन्य एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें। इनके संरक्षण के बारे में कुछ
सुझाव दें और इनका संरक्षण कैसे हो सकता है इसके बारे में कुछ सुझाव दीजिए। ये है वालरस है, ध्रुवीय भालू है और ये क्या है, सील है। चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ पे ये जिराफ को प्रदर्शित किया गया है चित्र के माध्यम से। क्या आप जानते हैं विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं? उष्णकटिबंधीय घास स्थल पूर्वी अफ्रीका में क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। ब्राजील में कंपोज, वेनेजुएला में लानोज। शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल और ये शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल है। अर्जेंटीना में क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में वेल्ड कहते हैं। मध्य एशिया में क्या कहते हैं? स्टेपी कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में डॉन कहते हैं। ये जो घास स्थल दिए गए हैं और ये विभिन्न स्थानों के नाम दिए, कहाँ पे क्या कहा जाता है शीतोष्णकटिबंधीय घास को और उष्णकटिबंधीय घास को। ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा भी जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं रेगिस्तानी वनस्पति में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, टुंड्रा वनस्पति में। तो काई एवं लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा वनस्पति में पाए जाते हैं। कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में, ठंडी ध्रुवीय जलवायु में। तो कहाँ पाई जाती है? गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एक सामान्य जानवर है। बंदर है, जिराफ है, ऊंट है। तो ऊंट तो रेगिस्तानी क्षेत्र हो जाएगा और ये शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये बंदर होगा। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है रोजवुड, चीड़, सागवन। तो शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति क्या हो जाएगी? रोजवुड दिया है, चीड़ है, सागवन है, तो इसमें चीड़ हो जाएगा। स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, मध्य एशिया में। स्टेपी घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? क्या दिया है? दक्षिण अफ्रीका दिया है, ऑस्ट्रेलिया दिया है और मध्य एशिया दिया गया है, तो मध्य एशिया होगा। इस तरीके से हम लोगों ने क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 समाप्त किया। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।